1950 का दशक दुनिया एक ऐसे डर के साए में जी रही थी जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता था। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में आसमान में परमाणु बम फोड़ रहे थे। रेगिस्तानों में, समुद्र के ऊपर और यहाँ तक कि खुले वातावरण में। लोगों को बताया गया सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन सरकार के वैज्ञानिक जानते थे कि कुछ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हर परमाणु विस्फोट के साथ हवा में फैल रहा था एक अदृश्य जहर, स्ट्रोंटियम 90, एक ऐसा रेडियोएक्टिव तत्व जो इंसानी हड्डियों में जाकर बस जाता है। और यहीं से शुरू हुआ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट, कोड नाम प्रोजेक्ट सनशाइन। उन्नीस में अमेरिका की एक गुप्त मीटिंग में फैसला लिया गया, अगर हमें पता करना है कि स्ट्रोंशियम 90 इंसानों पर कितना असर डाल रहा है, तो हमें इंसानी हड्डियों की जांच करनी होगी। लेकिन सवाल था, इतनी हड्डियां आएंगी कहां से? सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को चलाया गया यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन द्वारा, और रिसर्च के लिए जिम्मेदारी दी गई रैंड कॉरपोरेशन सहित कई वैज्ञानिक संस्थानों को। उनका मिशन साफ था, दुनिया भर से बच्चों और शिशुओं के मृत शरीरों के नमूने एकत्र करो, उनकी हड्डियों की जांच करो और पता लगाओ कि रेडिएशन कितना अंदर तक पहुंच चुका है। जी हां, बच्चों के शरीर, क्योंकि बच्चों की हड्डियां तेजी से बढ़ती हैं और स्ट्रोंशियम 90 सबसे पहले वहीं जमा होता है। अब यहां से कहानी और डरावनी हो जाती है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1950 के दशक में दुनिया भर से 6000 से अधिक शवों के नमूने एकत्र किए गए। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, दक्षिण अमेरिका, एशिया। परिवारों को क्या बताया गया? कुछ भी नहीं। कई मामलों में माता पिता को ये तक नहीं बताया गया कि उनके बच्चे के शरीर के कुछ हिस्से निकाल लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि स्थानीय अस्पतालों से बच्चों की हड्डियां बिना अनुमति के ली गई थीं। ब्रिटेन में भी यही हुआ। सरकारी फाइलें सालों तक सील रहीं और आम जनता को पता ही नहीं चला कि उनके प्रियजनों के अवशेष एक गुप्त परमाणु अध्ययन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ विज्ञान था या सरकार जनता से कुछ छिपा रही थी? क्योंकि उसी समय अमेरिका और सोवियत संघ वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण लगातार कर रहे थे। अगर स्ट्रोंशियम 90 का स्तर खतरनाक साबित हो जाता तो पूरी दुनिया में विरोध भड़क सकता था, परमाणु परीक्षण रुक सकते थे, राजनीतिक दबाव बन सकता था। इसलिए प्रोजेक्ट सनशाइन सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट नहीं था, ये कोल्ड वॉर की राजनीति का हिस्सा भी था। 1957 में वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में दिखाया गया कि बच्चों की हड्डियों में स्ट्रोंशियम 90 का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब साफ था, रेडिएशन अब वातावरण में फैल चुका था और वो मानव शरीर तक पहुंच चुका था। लेकिन ये जानकारी जनता तक क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा बहाना था। जो भी जानकारी परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचा सकती थी, उसे गोपनीय रखा गया और प्रोजेक्ट सनशाइन चलता रहा। शव आते रहे, हड्डियां काटी जाती रहीं और प्रयोगशालाओं में उनका विश्लेषण होता रहा। फिर साल बीत गए, कोल्ड वॉर आगे बढ़ती रही और ये राज दफन रहा सरकारी फाइलों के अंदर, जब तक कि एक दिन 1970 के दशक में कुछ दस्तावेज सामने आने शुरू हुए और लोगों को पता चला कि उनके बच्चों के शरीर सरकारी रिसर्च का हिस्सा बनाए गए थे, बिना अनुमति, बिना जानकारी, बिना इज्जत। और यहीं से शुरू होता है सच्चाई के खुलासे का सबसे बड़ा अध्याय, 1970 का दशक। दुनिया बदल रही थी, वियतनाम वॉर पर सवाल उठ रहे थे, सरकारी गोपनीयता पर भरोसा कम हो रहा था और इसी दौर में कुछ शोधकर्ताओं और पत्रकारों ने पुरानी परमाणु फाइलों को खंगालना शुरू किया। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट्स दाखिल की गईं, पुराने मेमो बाहर आने लगे और अचानक प्रोजेक्ट सनशाइन नाम फिर से सामने आया। 1975 के आसपास अमेरिका में कुछ दस्तावेज सार्वजनिक हुए जिनमें साफ लिखा था, दुनिया भर से हजारों मानव अवशेष रेडिएशन स्टडी के लिए इकट्ठा किए गए थे।
लोगों ने सोचा शायद ये किसी दुश्मन देश की साजिश होगी, लेकिन नहीं, ये सब किया गया था सरकारी एजेंसियों की देखरेख में। जब मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया तो सबसे ज़्यादा झटका लगा उन परिवारों को जिन्हें कभी बताया ही नहीं गया था कि उनके बच्चों के शरीर के हिस्से निकाल लिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया में मामला और गंभीर हो गया। 1990 के दशक में जब वहां की संसद में जांच शुरू हुई तो सामने आया कि स्थानीय अस्पतालों से बच्चों के अवशेष विदेशी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भेजे गए थे। इस पूरे मामले की जांच की गई ऑस्ट्रेलियन सेनेट द्वारा। रिपोर्ट में माना गया कि कई मामलों में परिवारों से अनुमति नहीं ली गई थी। ब्रिटेन में भी सरकारी दस्तावेजों ने स्वीकार किया कि मृत शिशुओं के नमूने रेडिएशन परीक्षण के लिए उपयोग किए गए। हालांकि अधिकारियों ने कहा यह साइंटिफिक आवश्यकता थी। लेकिन सवाल ये था, क्या विज्ञान के नाम पर मानवीय गरिमा को नजरअंदाज किया जा सकता है? इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी 1950 के दशक में कर रही थी यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन। उनका तर्क था, अगर हमें ये नहीं पता चलता कि स्ट्रोंशियम 90 बच्चों की हड्डियों में कितना जमा हो रहा है, तो हम परमाणु परीक्षणों के असली खतरे को समझ ही नहीं पाते। और सच यही है। प्रोजेक्ट सनशाइन के डेटा ने बाद में एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों और एक्टिविस्ट्स ने इसी डेटा का इस्तेमाल किया ये साबित करने के लिए कि वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। और आखिरकार 1963 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसने हवा, पानी और अंतरिक्ष में न्यूक्लियर टेस्टिंग पर रोक लगा दी। तो क्या प्रोजेक्ट सनशाइन पूरी तरह गलत था, या उसने दुनिया को परमाणु खतरे से बचाने में भूमिका निभाई? यही इस कहानी का सबसे जटिल हिस्सा है। क्योंकि एक तरफ हाँ, डेटा ने ये साबित किया कि रेडियो एक्टिव फॉलआउट बच्चों की हड्डियों तक पहुंच चुका था, और यही सबूत न्यूक्लियर टेस्ट बैन की दिशा में अहम बना। लेकिन दूसरी तरफ हजारों परिवारों से बिना अनुमति उनके बच्चों के शरीर के हिस्से लिए गए। कोई सहमति नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई विकल्प नहीं। सरकारी अधिकारियों ने बाद में कहा, उस समय कोल्ड वॉर का दबाव था, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर थी और प्रक्रिया उस दौर के मानकों के अनुसार थी। लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए ये कोई वैज्ञानिक बहस नहीं थी, ये विश्वास का टूटना था। जैसे जैसे और दस्तावेज सामने आए, ये स्पष्ट हुआ कि प्रोजेक्ट सनशाइन एक अकेला कार्यक्रम नहीं था। कोल्ड वॉर के दौरान सरकारें कई बार मानव शरीर और पर्यावरण पर गुप्त परीक्षण कर रही थीं। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ हड्डियों का नहीं था। सवाल था, क्या सरकारें अपने ही नागरिकों पर बिना बताए प्रयोग कर सकती हैं? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा हर नैतिक सीमा को पार करने का लाइसेंस बन सकती है? और क्या ये सब सच में सिर्फ सुरक्षा के लिए था, या कुछ और भी छिपा था जिसके बारे में जनता को कभी नहीं बताया गया? और इसी तरह के कई खौफनाक प्रयोग इंसानों पे किए गए हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे हर संडे को एक न्यू टॉपिक पे वीडियो मिलता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अधूरी फाइल्स के नए फाइल के साथ अगले संडे को। The video stopped. Someone didn't want the truth to continue.